नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराज छत्रपति शिवाजी के विषय में। दोस्तों, मराठों के इतिहास से जुड़े बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं जो आपको चैनल में मिल जाएंगे, खास तौर पर एमए इतिहास 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में। आइए जानते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी के विषय में। ये कोई आंसर टाइप वीडियो नहीं होने वाला है। इन नोट्स के ज़रिए हम आपको उन फैक्ट को बताने वाले हैं जो महाराज छत्रपति शिवाजी से जुड़े हैं और जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और इन फैक्ट का इस्तेमाल करके आप बड़े प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं मराठों की शक्ति क्या थी। तो मराठों की दो सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी युद्ध नीति। पहला तो वे बीजापुर और गोलकुंडा जैसे जो शासक यहाँ पर के थे उनकी सेनाओं में भर्ती होकर महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोग सैनिक थे, इसीलिए उनके अंदर सैनिक कौशल पहले से ही था। और गोरिल्ला जो छापामार युद्ध नीति थी, इस युद्ध नीति के अंतर्गत होता यह है कि जब आप किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो सामने से आक्रमण ना कर आप आधी सेना सामने से आती है, आधी सेना पीछे से आइट साइड से निकलकर अचानक आक्रमण कर देते हैं, जिसमें सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है कुछ एक्शन करने का और उसकी हार हो जाती है। तो ये जो छापामार युद्ध प्रणाली थी, इसमें मराठों के युद्ध में सबसे बड़ी विजय की अहम भूमिका यही बनी। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, उसमें मराठे अहमद शाह अब्दाली से हारे भी इसी कारण थे, क्योंकि वहाँ पर मैदानी इलाका था और वहाँ पर ये अपनी छापामार युद्ध प्रणाली को इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, और मैदान होने के कारण अब्दाली की सेना इन पर हावी हो गई और ये हार गए। दूसरा कारण आता है पहाड़ियों में किलों का निर्माण। महाराष्ट्र का जो एरिया है, आज भी महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो, ये वो एरिया हैं जहाँ पर पहाड़ों की मात्रा हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पहाड़ों पर इन्होंने किलों का निर्माण किया। अगर कोई सेना आक्रमण करने आती तो आसानी से ऊपर से नीचे की ओर उन्हें आसानी से हराया जा सकता था। संस्थापक की बात करें तो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक, और इनका जन्म 1627 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1680 में होती है। 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। कुलदेवी शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। और भी इतिहासकार कहते हैं कि शिवनेर के किले में जन्म लेने के कारण इनका नाम शिवाजी रखा गया। लेकिन शिवनेर का किले का नाम शिवनेर का किला इसीलिए पड़ा क्योंकि वो भी शिवनेरी देवी के नाम पर पड़ा था। इसीलिए कोई सा भी आप कारण माने, ले देकर बात यही आएगी कि शिवाजी का नाम उनकी कुल देवी शिवनेरी देवी के नाम पर पड़ा। शिवाजी की मां जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश से थी और पिता शाहजी भोसले मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। अब ये कहाँ से थे या फिर इनका इतिहास क्या था, इस पर अलग अलग विवाद है। कहा जाता है कि शिवाजी जब अपना राज्याभिषेक करवा रहे थे तो अपने आप को क्षत्रिय घोषित या फिर राजपूत घोषित करने के लिए उन्होंने अपना संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से बताया था। मतलब की जो जानकारी मिलती है वो ऐसी है कि इनके दो पूर्वज सुजान सिंह और सज्जन सिंह मेवाड़ के थे। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो ये गुजरात होते हुए महाराष्ट्र आ गए और यहाँ बस गए, और ये सिसोदिया वंश के थे। शिवाजी के विवाह की बात करें तो शिवाजी ने कुल 3 विवाह किए, लेकिन इनकी 3 प्रमुख रानियाँ थी। पहली थी साईबाई निम्बालकर, कहीं इनका नाम सईबाई निम्बालकर भी देखने को मिलेगा। फिर पुतलीबाई, कहीं इनका नाम पुल्लाबाई भी देखने को मिलेगा। फिर सौर्याबाई, तो इनका नाम भी आपको कहीं कहीं पर सरियाबाई के नाम से देखने को मिलेगा। तो जो साईबाई निम्बालकर थी, इनके ही बेटे होते हैं संभाजी, जो कि आगरा जाते हैं शिवाजी के साथ में और उन्हें भी कैद कर लेते हैं। और जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम को हटाकर संभाजी गद्दी पर बैठते हैं। और जब 1689 में संगमेश्वर का युद्ध होता है तो उसमें औरंगजेब संभाजी की हत्या कर देता है और इनके पुत्र साहू जी और इनकी पत्नी को बंदी बनाकर ले जा लेता है। पुतलीबाई या पुल्लाबाई की बात करें तो ये शिवाजी से इतना प्रेम करती थी कि जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई तो उनके साथ ये सती हो गई। सौर्याबाई की बात करें तो राजा राम जो थे वो सौर्याबाई के पुत्र थे। जो शिवाजी होते हैं वो ये जानते हैं कि जो संभाजी है वो योग्य नहीं है,
हालांकि वो बड़े पुत्र थे और उनका जो छोटा पुत्र राजा राम होता है वो योग्य होता है। शिवाजी राजा राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और राजा राम अगले राजा बनते हैं, लेकिन संभाजी राजा राम को हटा देते हैं और राजा राम और उनकी मां शौर्याबाई को बंदी बनाकर एक किले में कर देते हैं। जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो फिर 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम फिर से राजा बनते हैं। तो ये इनकी माता थी कौन? शौर्याबाई। और शिवाजी का जब राज्याभिषेक होता है तो साम्राज्य की महारानी शौर्याबाई को घोषित किया जाता है। यही कारण हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी प्रिय रानी रही होगी और अपनी प्रिय रानी के प्रिय पुत्र को वो राजा बनाना चाहते थे। एक पॉइंट ये भी निकलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी के दादाजी का नाम क्या था। शिवाजी के दादाजी का नाम मालोजी भोसले था। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पिछले सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में पूछा जा चुका है ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि जो शिवाजी को प्राथमिक शिक्षा देने वाले गुरु थे वो थे शाहजी भोसले के मित्र दादा कोंडदेव। अब इनके नाम के आगे दादा लगा रहता है, इसीलिए कई बार लोग सोच लेते हैं कि ये शिवाजी के दादाजी रहे होंगे, लेकिन ये शिवाजी के दादाजी नहीं बल्कि उनके पिता के दोस्त थे और इन्होंने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी थी। और अस्त्र चलाना हो या फिर भेष बदलना हो, कूटनीति हो, सब कुछ उन्हें सिखाने का काम दादा कोंडदेव ने किया था। शिवाजी के धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। फिर शिवाजी ने कहा था, मुगल साम्राज्य हिंदू धर्म को जितना नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे उतना ही मजबूत बनाऊंगा। अलग अलग इतिहासकारों ने, चाहे वो यदुनाथ सरकार हो, इन्होंने कहा है कि शिवाजी अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने लोगों के हृदय को जीतने का काम किया। शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं को हम वर्षवार देखते हैं, यानी कि हर सन में जिस सन में शिवाजी ने कुछ ना कुछ किया उस सन को हम देखेंगे, साथ ही समझने का प्रयास करेंगे। 1639 में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर मिलती है। 1644 में शिवाजी बीजापुर के सुल्तान को हराकर सिंहगढ़ यानी कि कोंढाना का किला जीतते हैं। 1646 में बीजापुर से तोरण का किला जीतते हैं और 1647 में प्रारंभिक शिक्षा देने वाले गुरु कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है। कोंडदेव जो थे वो शिवाजी पर पाबंदियां लगाते थे और उन्हें खुलकर अपनी नीतियों को अपनाने नहीं देते थे, लेकिन जब शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी पूरी तरह से अपने ऊपर सोचने पर निर्भर हो जाते हैं और फिर जहां आक्रमण करने को उनको मन करता है वो वहां कर देते हैं। 1648 में एक मराठा सरदार से पुरंदर का किला जीतते हैं, लेकिन जो बीजापुर का सुल्तान होता है वो इनके पिता को बंदी बना लेता है, जिसके कारण इन्हें पुरंदर का किला छोड़ना पड़ता है। लेकिन 1654 में ये फिर से पुरंदर का किला जीत लेते हैं। 1656 में एक मराठा सरदार से शिवाजी जावली का किला जीतते हैं और 1656 में सूबा का किला जीतते हैं। 1657 में शिवाजी कोंकण क्षेत्र भिवांडी का किला, माहिल का किला जीतते हैं और साथ ही 1657 में शिवाजी का पहली बार मुगलों से सामना होता है, लेकिन इस बार शिवाजी स्वतंत्र रूप से न लड़कर बीजापुर के सुल्तान की ओर से लड़ते हैं। स्वतंत्र रूप से ये कब लड़ते हैं? जब वो सूरत की लूट करते हैं 1664 में, ठीक है, तब वो स्वतंत्र रूप से मुगलों पर पहली बार अटैक करते हैं। आपको यहाँ पर फैक्ट आते होंगे तो हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा हावी हो, तो आप आराम से इस वीडियो को समझ सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को आसानी से याद करना चाहते हैं तो आप हमारे उन वीडियोस को देखिए जहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से एक कहानी की तरह डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। जैसे 1659 की घटना को देखिए तो यहाँ पर अफजल खान की हत्या होती है। अफजल खान बीजापुर का एक सैन्य प्रमुख था और बहुत ही हट्टा कट्टा था। जैसे आपने खली को देखा होगा तो एक खली से भी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति और बहुत लंबा कदकाठी का था। जब इसे किसी को मारना होता था तो ये हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता था, बस उसे गले मिलता था और पूरी हड्डियाँ मसल देता था, वो व्यक्ति वैसे ही मर जाता था। तो इन्होंने कहा था कि घोड़े से उतरे बिना मैं शिवाजी को पकड़ लूँगा और सबसे पहले ये अफजल खां कृष्णजी भास्कर नाम के एक पंडित ब्राह्मण व्यक्ति को भेजते हैं शिवाजी के पास बातचीत करने के लिए। कृष्णजी भास्कर जानते हैं कि अफजल खां शिवाजी को मारने वाला है, तो कृष्णजी भास्कर शिवाजी को बता देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि शिवाजी जो है वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।
तो ये शिवाजी को बता देते हैं कि अफजल खान आपको मारने वाला है। तो शिवाजी पहले से ही पूरी प्लानिंग बना के रखते हैं। जब शिवाजी से मिलने के लिए अफजल खान आता है तो शिवाजी अपने पूरे शरीर को लोहे की प्लेटों से ढक लेते हैं और अपने जो हाथ होते हैं, जो अपनी ये बाहें होती है, ये इधर साइड में वो बाकनक यानी कि हथियार छिपा के रख लेते हैं और जो ऐसे रहते हैं उंगली यहाँ पर बाघनक छिपा लेते हैं, जो ऐसे करने पर ऐसे खुल जाते हैं बाघ के, जो इस टाइप से खुल जाते हैं, बाघ के नाखूनों की तरह खुल जाते हैं। जब शिवाजी से मिलने ये जाता है तो शिवाजी पहले ही अपनी सेनाओं को झाड़ियों में छिपा देते हैं और कह देते हैं कि जैसे ही मैं अफजल खान को मारूंगा तो यहाँ पर से कुछ लोग चिल्लाएंगे और फिर आप बाकी सेना को भी परास्त कर देना। अफजल खान की सेना किले के नीचे रहती है और अफजल खान अपने 4 लोगों के साथ मिलने के लिए शिवाजी से जाता है। शिवाजी भी पूरी तरह से बिना हथियारों के रहते हैं और कुछ हथियार उनके शरीर में छिपे रहते हैं जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं रहता। बातचीत होती है। अफजल खान सोचता है कि अब शिवाजी को मार देना चाहिए, तो कहते हैं कि आओ दोस्त गले मिलते हैं। जब गले मिलते हैं तो फिर अफजल खान शिवाजी को मसलना शुरू कर देता है। पहले से ही शिवाजी तैयार थे और वो पूरे लोहे से ढके होने के कारण उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपना बागनक ऐसे खोलते हैं और जो अफजल खान होता है उसका पूरा पेट फाड़ देते हैं और अफजल खान वहीं मर जाता है और शिवाजी की सेना अफजल खान की सेना को परास्त कर देती है। दोस्तों, जब आप इस तरह से एक स्टोरी की तरह किसी भी टॉपिक को समझेंगे तो आपको ना केवल समझ में आएगा बल्कि आप अच्छे बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन फैक्ट को पढ़ने के साथ साथ आप हमारे उन वीडियोस को भी देखिए जिनमें हमने पूरी तरह से विस्तार में समझाया है। 1659 में औरंगजेब दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है। जब शाहजहां की 1658 में मृत्यु होती है तो औरंगजेब जिस स्थान पर होता है वो वहीं अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। लेकिन जब वो अपने भाइयों को मारने के बाद 1659 में दिल्ली पहुंचता है, आगरा पहुंचता है, तो पुनः फिर से अपना दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है। तो औरंगजेब जो था 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला पहला मुगल शासक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 बार राज्याभिषेक शिवाजी का भी होता है। 1663 में औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है। शाइस्ता खान ने बीजापुर से संधि करके उसे अपनी ओर मिला लिया। शाइस्ता खान ने पुणे का किला और बाद में कल्याण, चक्कन के किले भी जीत लिया। 1663 में शिवाजी शाइस्ता खान पर आक्रमण करते हैं। इनकी जो आक्रमण करने की टेक्निक रहती है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। कई बार लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक लुटेरे थे, लुटेरों की तरह आक्रमण करते थे रात में और मारकर सोते हुए व्यक्ति को मारकर चले जाते थे। जैसे आपने राजपूतों की बात सुनी है, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि भाई सामने से आएगा तो ही मारूंगा, पीठ पीछे मैं किसी को नहीं मारने वाला। शिवाजी कहते हैं कि भैया जब मौका मिला तो मैं तो मार के ही रहूँगा, मुझे दुश्मन को हराना है, चाहे किसी भी तरह से मैं उसे हराऊँ। तो ये रात के समय पर आक्रमण करते हैं। शाइस्ता खान तो भाग जाता है लेकिन उसका बेटा अब्दुल फतेह खान मारा जाता है। औरंगजेब शाइस्ता खान को दक्षिण से हटाकर बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है और फिर वो दक्षिण में भेजता है किसको, जय सिंह को। तो दोस्तों, जो शिवाजी की जो युद्ध कौशल और इनका सोचने का तरीका था, यही कारण था कि एक छोटे से क्षेत्र से उठकर उन लोगों ने एक बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने का इंतजाम भी नहीं था। जो सैनिक थे सबकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। जो किसान थे वे मराठा साम्राज्य का निर्माता बने। 1664 की बात करते हैं। सूरत की पहली लूट होती है। शिवाजी ने सूरत से 3 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात व सोना चांदी को लूटा था। यह मुगल सूबेदार इनायत खान था जो कि आक्रमण की खबर सुनते ही भाग जाता है। शिवाजी ने सूरत लूट के दौरान यूरोपियन कंपनियों को नहीं लूटा था क्योंकि अपनी अनुमान की से ज़्यादा वो पहले ही लूट चुके थे, तो उन्होंने छोड़ना सही समझा। और 1665 में जब औरंगजेब सवाई मिर्जा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता तो औरंगजेब जयसिंह को शिवाजी को पकड़ने का आदेश देता है। फिर यहाँ पर जयसिंह प्लानिंग करता है। वह बीजापुर से पहले ही साठगांठ कर लेता है और शिवाजी के जितने भी दुश्मन होते हैं उन सबसे हाथ मिला लेता है
और फिर अलग अलग तरीके से शिवाजी के किलों को जीतने लगता है। शिवाजी फिर पुरंदर के किले पर, जहाँ पर जयसिंह रुका रहता है, वहाँ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन शिवाजी की हार हो जाती है और फिर शिवाजी खुद जयसिंह से मिलकर संधि का प्रस्ताव देते हैं और फिर संधि हो जाती है दोनों के बीच में। संधि नहीं होती और मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो शिवाजी जयसिंह होते हैं वो पहले ही 2-3 जगह पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी मराठा सेना हरा देती है किसको? जयसिंह को। तो जयसिंह सोचते हैं कि भैया हम इनसे पूरी तरह तो नहीं जीत पाए हैं, इसीलिए इनसे संधि करना बेहतर है। अगर शिवाजी का मन बदल गया तो फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है और संधि की सिर्फ 4 शर्तें होती हैं। 35 में से 23 किले शिवाजी मुगलों को देंगे और फिर शिवाजी बीजापुर के खिलाफ मुगलों का साथ देंगे। शिवाजी का पुत्र संभाजी 5000 का मनसब बनकर मुगल दरबार में रहेगा। शिवाजी मुगल दरबार औरंगजेब से मिलने जाएंगे और फिर शिवाजी जयसिंह के बोलने पर, और जयसिंह का जो पुत्र रहता है राम सिंह, वो कहता है कि हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, वो बहुत मनाता है। और शिवाजी भी यह जानते हैं कि उनका जाना जरूरी है, क्योंकि मुगलों की अपेक्षा अभी मराठा साम्राज्य छोटा है और उसे बड़ा करने के लिए एक शांति काल की ज़रूरत है। तो शिवाजी जाते हैं 1666 में और संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए। औरंगजेब के मंत्री शिवाजी को संभाजी की तरह 5000 का मनसबदार बनाकर मुगलों के अधीन करने की बात करते हैं। साथ ही वो उन्हें गलत तरीके की वेशभूषा देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। शिवाजी इससे भड़क जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर औरंगजेब के अधिकारी और राम सिंह खुद उन्हें मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और औरंगजेब इस मौके का फ़ायदा उठाकर शिवाजी और उनके पुत्र को जयपुर के महल आगरा में नज़रबंद कर देता है। जयपुर का जो महल था वह आगरा में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। जयपुर का महल जयपुर वाला नहीं, एक जयपुर महल आगरा में स्थित है, जो कि राजा जय सिंह का महल था। यहाँ पर नज़रबंद कर देता है और फिर इसके बाद में शिवाजी यहाँ पर से भाग जाते हैं। वो भागते इसलिए हैं क्योंकि औरंगजेब प्लानिंग बना रहा होता है कि इन्हें कैद में ही मार दिया जाए। शिवाजी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देता है और बराल क्षेत्र उन्हें दे देता है। 1670 4 साल तक सैन्य सशक्तिकरण करने के बाद शिवाजी ने 1670 में सूरत की दूसरी लूट की, जिसमें 60 लाख रुपए लूटे। और जो 1666 से 1670 के बीच के 4 साल थे, इसमें शिवाजी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और पूरी तरह से ऐसी व्यवस्था चाक चौबंद कर लेते हैं कि सैनिक उनके इतने कुशल हो जाते हैं कि इसके बाद वो जौन सा भी युद्ध, जिस भी युद्ध में भाग लेते हैं उसमें वो विजय पाते हैं। 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। अपने राज्याभिषेक के लिए वाराणसी के पुरोहित गंगा भट्ट को बुलवाते हैं तथा रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करवाते हैं। शिवाजी ने 1674 में ही छत्रपति और हिंदू बादशाह की उपाधि ली। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने सोने व तांबे के सिक्के राज्याभिषेक के समय जारी किए तथा एक नए संवत की शुरुआत की। उस संवत का नाम क्या था यह हमें पता नहीं। अगर आप में से किसी को जानकारी होगी तो आप बता सकते हैं। शौर्याबाई को मराठा साम्राज्य की महारानी घोषित किया गया। इनके राज्याभिषेक के 10 दिन बाद 17 जून 1674 को शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो जाता है। इसके बाद शिवाजी पुनः अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाते हैं। 24 सितंबर 1674 को शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक होता है। तांत्रिक विधि से हुए इस राज्याभिषेक को कांची तमिलनाडु के निश्चलपुरी गोस्वामी नामक ब्राह्मण संपन्न कराते हैं। इसके बाद में 1677-78 में शिवाजी का आखिरी अभियान होता है और इस आखिरी अभियान को कर्नाटक अभियान कहते हैं। इस अभियान में शिवाजी अवैध किले, अवैध का मतलब होता है कि एक ऐसा किला जिस पर कोई भेद नहीं सकता, जिसे कोई नहीं जीत सकता, उस किले का नाम था जिंजी का किला। इस किले को शिवाजी जीत लेते हैं और वेल्लोर के किले को भी शिवाजी जीत लेते हैं। साथ ही शिवाजी जिंजी के किले को या फिर जंजी के किले को मराठों की दक्षिण राजधानी बनाते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इनकी पत्नी पुतलीबाई या पुल्लाबाई शिवाजी के साथ ही सती हो जाती है और इस तरह से शिवाजी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है।
अगर हम शिवाजी का जो जीवन काल माने 1627 से 1680 तो सिर्फ 53 साल, और अगर 1630 से 1680 माने तो सिर्फ 50 साल में शिवाजी ने वो किया जो भारत के बड़े बड़े राजा नहीं कर सके। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य के सामने एक अपना साम्राज्य स्थापित किया जो लंबे समय तक चलता रहा। दोस्तों, यहाँ पर हम मराठा साम्राज्य की वंशावली देखते हैं जिससे हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये शिवाजी तक ही सीमित है, इसके बाद की हम अगले वीडियो में देखेंगे। मराठा साम्राज्य, यहाँ पर हम मालोजी भोसले को देखते हैं। कई बार आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि शिवाजी किस वंश से संबंधित थे। तो अगर ऑप्शन में सिसोदिया वंश हो तो आप सिसोदिया वंश लगाइए, अगर मालोजी वंश हो, माफ़ कीजिएगा भोसले वंश हो, तो आप भोसले वंश लगा सकते हैं क्योंकि इनका सरनेम भोसले था। मालोजी का जो पुत्र होता है वो होता है शाहजी भोसले, और इनकी पत्नी होती है जीजाबाई। मालोजी की और कितने पुत्र थे इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है शाहजी भोसले से, क्योंकि इनका संबंध शिवाजी से होता है। शाहजी भोसले, इनकी पत्नी जीजाबाई, और जो जीजाबाई जो होती है वो देवगिरी के यादव वंश से होती है, और इन दोनों का जो पुत्र होता है वो होता है शिवाजी। शाहजी भोसले बाद में एक मुस्लिम महिला से शादी करते हैं और बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर उनका एक पुत्र होता है, लेकिन वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम या फिर उसका किसी भी प्रकार से शिवाजी से संबंध नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर उनकी बात नहीं करते। शिवाजी की 7 पत्नियाँ होती हैं, लेकिन 3 मुख्य पत्नियाँ होती हैं। साईबाई निम्बालकर, इनके पुत्र होते हैं संभाजी, और संभाजी की पत्नी होती है यशुबाई। जब 1689 के संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी मर जाते हैं तो औरंगजेब उनकी पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र साहू जी को बंदी बनाकर ले जा लेते हैं। फिर इनकी दूसरी पत्नी होती है पुतलीबाई, जो कि 1680 में शिवाजी के साथ सती हो जाती है, उनकी चिता पर लेटकर उनके साथ मर जाती है। शौर्याबाई की बात करें तो शौर्याबाई इनकी तीसरी पत्नी और सबसे प्रिय पत्नी होती है, जिन्हें ये महारानी भी घोषित करते हैं। इनका पुत्र होता है राजा राम। राजा राम की पत्नी होती है ताराबाई, और ताराबाई और राजा राम का पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय। तो जो आगे चलकर लड़ाई चलती है वो साहू जी और शिवाजी द्वितीय के बीच में, यानी कि ताराबाई के बीच में चलती है। अब आपको मैं इनके उत्तराधिकारियों के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। शिवाजी के बाद में शिवाजी अपना उत्तराधिकारी राजा राम को घोषित करते हैं, और संभाजी को जो एक किला रहता है उसका नाम मैं भूल गया, उस किले में वो बंदी बना देते हैं। जब संभाजी को पता लगता है कि उनके पिता का देहांत हो गया तो राजा राम कुछ दिनों तक राजा बनते हैं, वो अपना राज्याभिषेक नहीं करवाते हैं, और संभाजी कैद से छूटकर आ जाते हैं और राजा राम और उनकी माता शौर्याबाई को बंदी बना लेते हैं और खुद अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। तो वो 1680 से 1689 तक राजा बनते हैं। 1689 में औरंगजेब अपना दक्षिण अभियान चलाता है, और इस दक्षिण अभियान में मराठों के साथ संगमेश्वर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में संभाजी की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब येसुबाई और साहू जी को बंदी बनाकर ले जा लेता है। फिर गद्दी पर बैठते हैं राजा राम। तो राजा राम 1700 तक गद्दी पर बैठते हैं। तो इस समय पर औरंगजेब एक व्यक्ति को इनकी हत्या करने के लिए भेजता है और राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद 1707 से 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई अपने 4 साल के बेटे शिवाजी द्वितीय का संरक्षण देती है और शिवाजी द्वितीय राजा बनते हैं ताराबाई के संरक्षण में। इसलिए इस समय को ताराबाई का काल भी कहते हैं, ताराबाई का समय भी कहते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब के बाद में मुअज्जम नाम का जो राजकुमार रहता है वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, और वो ये सोचता है कि मैं मराठों में फूट डालकर इन्हें कमज़ोर कर सकता हूँ। इसीलिए वो जो येसुबाई और साहू जी होते हैं इन्हें छोड़ देते हैं। फिर येसुबाई का जो पुत्र रहता है साहू जी गद्दी के लिए लड़ता है ताराबाई से। ताराबाई और शिवाजी द्वितीय मिलकर साहू जी के साथ युद्ध करते हैं। खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में, जिसमें साहू जी की मदद करता है कौन? पेशवा विश्वनाथ, जो विश्वनाथ रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ साहू की सहायता करते हैं, जिसके चलते साहू 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं। वहीं जो ताराबाई होती है इनकी सहायता धनाजी जाधव करते हैं।
फिर इसके बाद में जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो फिर कोई जीतता नहीं है, हालांकि जीतते साहू जी हैं। इसके बाद में मराठा साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी मराठा साम्राज्य जिसकी राजधानी होती है सतारा और यहाँ पर साहू जी शासन करते हैं, और दक्षिणी मराठा साम्राज्य जिसकी राजधानी होती है कोल्हापुर, यहाँ पर शिवाजी द्वितीय शासन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया मराठा साम्राज्य के संस्थापक महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में। साथ ही हमने इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझा उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। और भी बहुत सारे वीडियोस आप हमारे चैनल में MA 3rd सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अमेरिकी इतिहासकार वॉशिंगटन इरविन कहते हैं, महान दिमागों में खुद के उद्देश्य होते हैं, साधारण दिमागों में दूसरों की इच्छाएं होती हैं। अब आपको तय करना है कि आप दूसरों के कहने पर जी रहे हैं या फिर अपनी इच्छाओं के दम पर। फिर मिलेंगे। जय हिंद।